हेलो पीपल आउट देयर। तो आज मैं आपके पास फिर से आ गया हूँ, या फिर आप मेरे पास फिर आ गए, कुछ भी कह लो। बात है कि है हम लोगों का बस एक इंटरेक्शन हो जाए, वही है ना। सो आज हम किसके बारे में बात करेंगे टुडे। ऐसे हमारा जो ये जो प्रोफाइल, ये जो पेज है, चैनल है, ये मैक्सिममली जो आपको पता होगा किस चीज़ के थ्रू ये वो करता है, कॉन्सेप्ट इसका क्या है। सो ऑब्वियसली बात है, हम बॉलीवुड की बात करेंगे, बॉलीवुड में भी, और गानों को लेकर बात करते हैं। चलिए, गानों में एक गाना है, चलो आज किस सिंगर की बात करें। टुडे जो सिंगर हमने ज़्यादा डिस्कवर ना किया हो, आई थिंक अभिजीत भट्टाचार्य। अभिजीत भट्टाचार्य उनका अभी जो हमारा पेज है, ये चैनल है, इसमें आई थिंक अभिजीत भट्टाचार्य का कभी हमने वो नहीं करा, बात नहीं करी। पिछली वीडियो में करी थी एक बार, बाकी सब जितनी भी हमारी वीडियोस आई हैं, जो 10-12 वीडियोस, उनमें कभी मैंने इतने इत्तेमाम से बात नहीं करी। उदित नारायण, कुमार शानू सर, इन दोनों की तो मैं प्राइमरीली करता रहता हूँ, बट आज अभिजीत सर की बात करते हैं। चलिए, तो इसमें मतलब ऐसे नहीं करूँगा कि वो कब पैदा हुए, कब क्या हुआ, कहाँ से स्कूलिंग करी, क्या क्या किया। मतलब मेरा मन करता है अगर बात करने का, तो मैं कभी इत्तेमाम से बात नहीं कर पाता, मतलब एक टाइमलाइन के थ्रू। मतलब ऐसे सोचना हो अपने आप से, ऐसे ही कुछ डिस्कशन करना हो खुद से, जो इंसान बातें करता है तब तो कर लेता हूँ। बट जब कैमरे के सामने बोलना पड़ता है ना, वो जो फिर एक टाइमलाइन होता है ना, सीक्वेंस होता है कि पहले ये किया, वो किया, ये किया, स्टेप बाय स्टेप नहीं होता। तो चलो मैं कहीं से भी शुरू कर देता हूँ। तो अभिजीत भट्टाचार्य का क्या है कि उनकी एक एल्बम मैं कुछ पिछले दिनों सुन रहा था। एल्बम का नाम था तेरे बिना, या फिर तेरे बिन ऐसे कुछ था, एल्बम का नाम है। सो एल्बम जो थी वो 2004-2005 में रिलीज़ हुई थी। इसको मैंने स्पॉटिफाई पर सुना था। तो मतलब मैं आपको बस अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप अभिजीत भट्टाचार्य के फ़ैन हैं, या फिर आपको ये एल्बम पसंद है, या फिर आपने एल्बम नहीं सुना है, तो और अच्छी बात है अगर आपने नहीं सुना हो तो, क्योंकि इसके थ्रू आप जानोगे, सुनोगे, एंड यू विल गेट टू नो अबाउट अभिजीत भट्टाचार्य। उनका जो टैलेंट है, उनका जो गाने का तरीका, उनका जो भाव है गाने का, वो इस एल्बम में छलक कर आया बिल्कुल। अभिजीत सर का क्या है कि वो भी 90s के उन्हीं सिंगर्स में से एक है जिनको मतलब 90s के लोग काफ़ी पसंद करते हैं, जिनका म्यूज़िकल टेस्ट थोड़ा थोड़ा वैसा सा है। समवट लाइक 1990 से लेके 2002-2003 का जो ये दौर है, इसमें अभिजीत भट्टाचार्य काफ़ी एक्टिव थे। बट मोस्टली जो उदित नारायण और कुमार शानू काफ़ी एक्टिव रहे हैं इस मामले में। बट अभिजीत भट्टाचार्य थोड़े से, मतलब उनके क्वांटिटी कम है, बट क्वालिटी में कुमार शानू सर से शायद अभिजीत भट्टाचार्य थोड़े से बेटर हो सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस टाइम जो कुमार शानू सर जो है सबसे ज़्यादा टॉप पर हुआ करते थे गाने के मामले में, मतलब अपनी मार्केट में। बट मैंने ये चीज़ देखी है कि अभिजीत भट्टाचार्य का जो वॉइस टेक्सचर है, जो वॉइस कॉम्पोजिशन है, वो बहुत ज़्यादा, मतलब वो क्या है ना, थोड़ी यूनिक है। मतलब जब वो अपना हाई नोट लेते हैं ना, तब भी ऐसा नहीं लगता कि वो, मतलब उन्होंने हाई नोट कुछ लिया भी है। मतलब कहने का क्या कि उन्होंने कोई अपना ड्रास्टिक चेंज लाया वॉइस में, ऐसा कुछ नहीं होता। ज़्यादा शाउट नहीं करते वो, बट फिर भी उनकी जो वॉइस है एकदम हाई पिच आराम से ले लेती है। और उनके लो नोट भी काफ़ी मतलब शांत भरे होते हैं, और काफ़ी मतलब सुनने को अच्छे लगते हैं। और नॉर्मल नोट्स तो उनके काफ़ी मतलब ऐसे होते हैं कि मतलब जब भी मतलब कोई भी वर्ड प्रोनाउंस करते हैं ना, वो काफ़ी अच्छे से, मतलब उसको ना डिक्शन उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब जैसे कभी गाते हैं वो, कभी यादों में आऊं, उनका गाना नहीं, उनमें आप देखना उनकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा ठहराव है, बहुत ज़्यादा। अब वहीं अगर कुमार शानू ये करते तो उसमें क्या करते वो, एक तो क्या उनकी वॉइस ना बहुत ज़्यादा बोल्ड है, ये थोड़ी एकदम मैनली वॉइस है, तो आपको पता होगा कि थोड़ा नेज़ल भी करते हैं वो। तो वो मतलब सॉफ्टनेस की मैं यहाँ पर कंपैरिजन कर रहा हूँ, थ्रू सॉफ्टनेस, तो सॉफ्टनेस का नेचर लेकर। तो अभिजीत भट्टाचार्य इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टनेस एंड डिक्शन कुमार शानू से बेटर है, क्योंकि वो बिल्कुल गले से बोलते हैं, गले से गाते हैं। और कुमार शानू सर का क्या, थोड़े थोड़े उनके टेक्निक्स अलग हैं। और जो डिक्शन है, प्रोनाउंसिएशन है, वो कुमार शानू सर का थोड़ा सा बंगाली भी लगता है। हालांकि अभिजीत भट्टाचार्य भी क्या बोलते हैं, उनका जो डिक्शन है वो प्योर हिंदी है, बराबर है। और उनकी वॉइस जो है ना, अगर आप उनके पुराने इंटरव्यूज़ देखेंगे और आज के इंटरव्यूज़ देखेंगे, तब भी जो उनकी आवाज़ है ना, जब बात करने की, काफ़ी यंग है। उनकी वॉइस में क्या क्रैक वगैरह नहीं आता कोई भी। जैसे अभी कुमार शानू सर का क्या है कि जब वो बात करते हैं या फिर गाने भी गाते हैं, तो उनकी वॉइस में क्या है ना, थोड़ा सा एक वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, डीप डीप वॉइस नहीं है, बट वो मैनली वॉइस में होता है ना, जरा वॉइस में क्रैक, मतलब एक, आप समझ रहे होंगे शायद, उस वर्ड को मैं बोल नहीं पा रहा, तो वो चीज़ आती है। पर अब आप सोच रहे हो कि मैं कुमार शानू सर को टारगेट कर रहा हूँ, टारगेट नहीं कर रहा, मैं एज अ कंपेयर कर रहा हूँ कि मैंने अभिजीत भट्टाचार्य को लिया है। तो अब वहीं उदित नारायण सर का क्या, उदित नारायण सर और अभिजीत भट्टाचार्य का क्या है, कुमार शानू सर बिल्कुल अलग जोन में चलते हैं। और उदित नारायण और अभिजीत भट्टाचार्य
ये क्या है कि इनकी वॉइसेस, इन दोनों का टेक्सचर स्वीट है। उदित नारायण का तो आपको पता ही होगा स्वीट है, और इनका भी स्वीट है। पर कुमार शानू का क्या, थोड़ा सा बोल्ड है, थोड़ा सा हार्श है, और थोड़ा सा मैनली है, ऐसा है। क्योंकि जो उदित नारायण की वॉइस है ना, वो देखना आप, मतलब कभी भी ऊंचा सुर लगाएंगे, नीचा सुर लगाएंगे, तो उनका वो बात भी करते हैं ना, तो भी आप उनकी देखना प्लेन वॉइस होती है, बहुत ही साफ वॉइस, उसमें कोई क्रैक वगैरह या फिर कोई भी क्यूकिकनेस नहीं, ऐसी नहीं। क्यूकीनेस ऐसा कुछ शब्द होता है, ये कहते हैं ना कि मतलब वॉइस का डीप होना, या फिर उसमें थोड़े से वॉइस में क्रैक, इस टाइप का। तो वो ना उसमें है ना, अभिजीत भट्टाचार्य की वॉइस में है, पर कुमार शानू सर की वॉइस में थोड़ा सा है ये। और उनकी एक एल्बम है तेरे बिना, उसमें बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। जैसे कि एक तो है कभी यादों में आऊँ कभी वादों में आऊँ, एक है नींदों में ख्वाबों के सिलसिले, तीसरा है अपना मुझे कन्हैया कहा करो, फोर्थ वन इज़ माई मोस्ट फेवरेट, इसका नाम है धीरे धीरे धीरे। नहीं, टोनी कक्कड़ वाला नहीं, ये मैं कहता हूँ ये वाला धीरे 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 अभिजीत भट्टाचार्य का, टोनी कक्कड़ वाले के धीरे 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 से 1000 गुना बेटर है। और अगर आप उसे सुन के थक गए हो, तो ये वाला जो धीरे 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 है अभिजीत भट्टाचार्य का, इट विल बी अ मेगा एंटीडोट फॉर यू, ठीक है। इसको आप सुनना एक बार, और ख़ासकर वीडियो देखना। वीडियो तो इसकी जो क्वालिटी है इसकी वीडियो की, ओ माय गॉड, मतलब न्यू एक्टर्स थे, सारे नए चेहरे थे, और जो मतलब वीडियोग्राफी है गाने की, वो इतनी कमाल करी है। मतलब नॉर्मल है, बट जो म्यूज़िक डायरेक्टर का विजन है, उसको सॉन्ग डायरेक्टर ने बखूबी निभाया, कोरियोग्राफर ने बखूबी निभाया। ये चीज़ है, मतलब गाना बन गया, चलो अच्छा बना दिया, बट जब आप उसे शूट कर रहे हो, तो आप कम से कम म्यूज़िक डायरेक्टर का, सिंगर का विजन रख के तो शूट करो। मान लो गाना कहीं आप बना रहे हो, रोमांटिक गाना आपने बना दिया, आप उसे दिखा किसी तरीके से रहे हो, लोकेशन आपकी रोमांटिक वाली नहीं है, तो फ़ायदा कुछ भी नहीं चलता ना उसका। सो आजकल ये चीज़ मुझे मिसिंग लगती है, बस हर जगह मिसिंग नहीं है, बट कहीं ना कहीं मिसमैच लगता है। बट इन प्रीवियस डेज इस चीज़ में काफ़ी मतलब रिसर्च होती थी, मतलब बहुत बड़े बड़े क्रूज होते थे, मिलके काम करते थे। आजकल इतनी मुझे लगता है यूनिटी नहीं है बॉलीवुड में, डेट्स वाई इस रीज़न हो सकता है। और अभिजीत भट्टाचार्य का क्या है कि इनके मुझे हाई नोट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि उसमें क्या है ना कि उनकी हाई नोट की जो इंटेंसिटी है ना, इतनी ज़्यादा नहीं है, और जब वो गाते हैं ना ऊँचा, तो उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा श्रिल होती है, बहुत ज़्यादा श्रिल। जैसे एक गाना है उनका, थोड़ा सा यूडल का सपोर्ट भी लेते हैं वो, मैंने को कभी बार यूडलिंग करते भी देखा है अभिजीत भट्टाचार्य को, हालांकि कुमार शानू भी करते हैं, बट ज़्यादा बेटर कुमार शानू करते हैं यूडल, बिकॉज वो तो क्या किशोर कुमार से इंस्पायर्ड है। और किसी इंटरव्यू में मैंने सुना था कि अभिजीत भट्टाचार्य थोड़ा थोड़ा इंस्पिरेशन लेते कुमार शानू से, सॉरी किशोर कुमार से, बट इतना ज़्यादा नहीं लेते जितना उन्होंने लिया। वो तो पता ही होगा कि कुमार शानू किशोर कुमार के बहुत बड़े भक्त हैं। एंड इसमें फिर क्या होता है कि जैसे ये जो एल्बम है, इसके मुझे म्यूज़िक डायरेक्टर का नाम अभी पता नहीं है, बट मैं यही कहूँगा कि एक बार आप एल्बम सुन लो, स्पॉटिफाई पे सुन लो, या फिर ये अपना यूट्यूब पे सुन लो। इस एल्बम में बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। अगर आपको थोड़ा सा पॉप सा चाहिए, डिस्को सा चाहिए, है ना, तो आप सुन लो हो गया मुझे प्यार, इसी एल्बम में, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा शांत स्वभाव का गाना चाहिए, एकदम आराम से चेयर लगा के आपको गार्डन में बैठना है, तो आप उसमें सुन लो कौन सा गाना है वो, चलने लगी हैं ये हवाएं सावन भी ले रहे हैं, गाना आपने सुना होगा ना, डेट इज़ फ्रॉम द सेम एल्बम तेरे बिना। एंड अगर आपको और कौन से नेचर का गाना सुनना हो, सैड सा थोड़ा गाना सुनना हो, थोड़ा हार्ट ब्रोकन सा सुनना हो, या फिर कुछ कमी सी लग रही हो लाइफ में, तो लिसन फ्रॉम दिस एल्बम द सॉन्ग। कौन सा था वो, कभी यादों में आओ कभी वादों में आओ, मैं वो खुशबू रही जो हवा में खो जाऊं। ये भी काफ़ी लेजेंडरी गाना है, आपको पता होगा, आपने मेरे सुन लिया, ये भी काफ़ी हिट गाना है, डेट इज़ फ्रॉम द सेम एल्बम। तो मैं कहूँगा कि ये जो एल्बम है ना, ये मूड्स का एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है, और हर गाना इसका बहुत अच्छा, हर गाना। आई थिंक एक गाना है वो शायद मुझे पसंद नहीं है, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, उसको पता नहीं, मैं हमेशा स्किप कर देता हूँ। सो ये था। और अभिजीत भट्टाचार्य का क्या है कि तो कॉन्ट्रोवर्सीज में बहुत रहते हैं। मतलब एक बार मैंने देखा था वो जज बने थे, कौन सारेगामापा चैंप्स था कि कौन सा था, बहुत बहुत पुरानी वीडियो, पुरानी थी, 2007 या 2008 की थी, जिसमें वो अरिजीत सिंह को एज अ कहते हैं कि ये ऑटोट्यून वाले सिंगर हैं, मशीनों में गाते हैं, फिर उसमें से सुर निकालते हैं, और फिर कहते हैं आप कंटेस्टेंट्स को लाइबिलिटी दे देते हैं कि जब आप कॉन्सर्ट्स में गाते हैं,
मतलब ये रियलिटी शोज़ में गाते तो आप हमारे जैसे गा के दिखाओ तब आपको नंबर मिलेंगे, जबकि आपने ऑटो ट्यून के थ्रू गाया। तो उन्होंने एक बात छिड़ी थी, मतलब उनका जो, मैं कुछ बताता हूँ ये फंसते कैसे उसमें, ये इन्होंने बात बिल्कुल सही करी थी उस टाइम अभिजीत भट्टाचार्य सर ने। इन्होंने कहा कि सिंगर जो है, उस टाइम ऑटो ट्यून का चलन चल पड़ा था। मैंने शान सर का एक वीडियो देखा था, उन्होंने कहा था कि हम पहले बहुत अच्छे से गाते थे, पूरी मेहनत करते थे, पर ऑटो ट्यून जो है ना सर इंडस्ट्री में 2005 या 6 के टाइम आया था, पर थोड़ा थोड़ा, अभी तो हद से ज़्यादा आ गया, हद से ज़्यादा इनके सॉफ्टवेयर ना वो हो गए, अपडेट हो गए। अब तो किसी की भी आवाज़ का किसी भी कुछ भी बन रहा है, किसी नोट का कुछ बन रहा है, लो का हाई बन रहा है, हाई का लो बन रहा है, आपको पता है। मतलब सिंगर का तो कोई डोमिनेंस बचा ही नहीं है, बहुत कम सिंगर्स हैं, मतलब जो एक तो अभी के टाइम के अरिजीत सिंह हो गए, मुझे तो उन्हीं का समझ आता है कि हाँ बस वो है, उनकी मार्केट है। और अगर बाकी सिंगर्स को भी आप देखो ना तो ऐसा लगता है मतलब उन्हीं को कॉपी कर रहे हैं, अरिजीत सिंह को। मतलब जिस टाइम मान लो जो एक्टर चलता है ना, मान लो अभी कोई एक्टर चलेगा, उसकी फिल्में चल रही है, उसका करियर चल रहा है, तो जो लोग होते हैं ना, फैन फॉलोइंग होती है उनकी बन जाती है, और लोग मतलब उन्हीं को कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी के तो चलो ऐसा नहीं होता, कि होता होगा पता नहीं, पर पहले के टाइम ना लोग एक्टर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते थे कि शाहरुख खान ने ये हेयर स्टाइल रखा था, इस मूवी में हम भी रखेंगे, वो ऐसे चलता था, हम भी ऐसे चलेंगे। मतलब ये एज इसको अच्छी चीज़ है, मतलब लोग उस टाइम बड़े वो इनोसेंट से होते थे, मतलब ज़रा अलग अलग था ना। पर जैसे इंटरनेट फ्लरिश हुआ ना, इसके बाद लोगों ने दुनिया देखी, ये देखा वो देखा, भाई बाहर भी बहुत कुछ चल रहा है, ये सब मत किया करो, ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई। अब कोई एक्टर को फॉलो करता है ना तो लोग हंसते हैं, इसलिए मैं क्या कहता हूँ फ़ैन फॉलोइंग होनी चाहिए, बट ऐसे नहीं कि आप उस एक्टर में या फिर उस सिंगर में पूरा ऐसे घुस जाओ कि आपको अपनी लाइफ ही ना दिखे, या फिर आप पूरा उसी को समर्पित हो जाओ, ऐसा नहीं है। सुनो उसको, देखो, रिस्पेक्ट करो, बट ऐसे नहीं ना कि 24 में से 24 घंटा होने को दो। 24 में से चलो 1 1.5 2 घंटा उनके बारे में देख लो, पढ़ लो, सोच लो, बस बहुत है। बट इतना ज़्यादा क्रेज़, इतना ज़्यादा ठीक नहीं होता। मेरे केस में भी है एक्टर्स मुझे जो पसंद है, सलमान खान है, शाहरुख खान है, इनके इंटरव्यूज़ देखता रहता हूँ, पुराने वाले नए वाले फिल्म्स इनकी, या फिर बिहाइंड द सीन्स हो गए, मतलब कहीं ना कहीं मुझे दिखते रहने चाहिए ये लोग, फ़ोन में भी, स्क्रीन में मुझे कहीं दिखते रहने चाहिए कि हाँ उस टाइम एक बार खाना खा रहे हैं, एक बार पानी पी रहे हैं। मतलब मैंने इनके ऐसे ऐसे वीडियोज़ भी देखे बिहाइंड द स्टेजेस वाले, तब तब ऐसे देख पाया मैं। और इनके जैसे कहीं पर टूर कर रहे हो, कहीं घूम रहे हो एक बार, तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। और वीडियो बनाना क्या होता है और मैं कहाँ चल जाता हूँ, मैं अभिजीत भट्टाचार्य की बात करने आया था यार। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक टॉपिक पकड़ के नहीं चल पा रहा मैं, मेरे मतलब, क्योंकि यार मेरे मन में क्या ना बहुत बातें हैं, मेरे जहन में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं बोलना कुछ चाहता हूँ, मुझे बाद में याद कुछ आता है, फिर मैं ये कुछ और बोलता हूँ, उसके बाद मुझे उससे कुछ याद आता है, फिर मैं और कुछ बोलता हूँ। बट भाई प्लीज़ आप सुन लो, आप सुन लो प्लीज़, ठीक है। और अभिजीत भट्टाचार्य साहब का, हाँ मैं कंट्रोवर्सी की बात कर रहा था ना, तो मतलब उन्होंने सही बात करी थी कि मतलब सिंगर जो है वो ऐसे ऐसे गा देते हैं सॉफ्टवेयर में, बाद में कंटेस्टेंट पे क्या है वो लाइबिलिटी हो जाती है कि हमें तो उसके जैसा गाना पड़ेगा कि उसने किया था। अब हमें क्या पता कि उसने सिंगर ने वो जो सुर लगाया वो ओरिजिनल एफर्ट लगा के गाया कि वो ऑटो ट्यून्ड है, और फिर बेचारे उस बच्चे से असली में गवाया जा रहा है ना। वो तो ये चीज़ टॉपिक सही था, बट लेकिन वो शायद टाइमिंग ऐसी थी या फिर उनका कहने का तरीका ऐसा था। और एक तो क्या आतिफ असलम साहब के लोग बहुत बड़े फ़ैन हैं, और वो सीधा आतिफ असलम साहब को टारगेट कर रहे थे, अभिजीत भट्टाचार्य। और अभी के जो लोग हैं ना, आई थिंक जो आतिफ असलम को प्यार करते हैं, उनको सुनते हैं, आई हार्डली थिंक कि वो अभिजीत भट्टाचार्य को जानते होंगे। तो उनके मन में क्या होगा कि ऐसे मैं उनको नहीं बोल रहा, बट मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने फ़ोन में क्या देखा होगा कि चश्मिश कौन है। उन्होंने शायद अभिजीत भट्टाचार्य को ऐसे बोला कि चश्मिश कौन है जो अरिजीत सिंह कौन है यार, आतिफ असलम को ऐसे बोल रहा है। मेरे को फ्रस्ट्रेशन होगी। अगर उनको पता होता कि भाई ये कौन है, इसने ये गाने गाए हैं, शाहरुख सर की वॉइस है वो, तो आई थिंक वो ऐसे नहीं करते, है ना। तो ऑडियंस को भी समझना पड़ेगा कि बंदा बोल क्या रहा है। और अगर वो आपके कोई सेलिब्रिटी, आपके फेवरेट सेलिब्रिटी को टारगेट कर रहा है, तो आप उस पर ऐसे नहीं चढ़ सकते। हो सकता है उसकी बात में तुक हो, जहाँ तक कि हाँ ये सही बात है, अभिजीत भट्टाचार्य ने जो बात कही मैं उससे सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। बट नो डाउट ऐसा नहीं कि मैं आतिफ असलम सर को कह रहा हूँ कि वो बेकार है, नो डाउट वो भी एक इमोशन है काफ़ी लोगों के लिए, अच्छे सिंगर हैं, बट अभिजीत भट्टाचार्य के आगे कुछ नहीं। करियर वाइज मुझे नहीं पता, फैन फॉलोइंग के हिसाब मुझे नहीं पता, बट टैलेंट वाइज अभिजीत भट्टाचार्य इज़ फार बेटर। और कंट्रोवर्सीज
करते रहते, कभी ट्विटर पे कुछ लिख दिया था एक बार, कभी कुछ। सो मतलब एज अ पर्सन उनको समझना मुश्किल है। उनके आज के इंटरव्यूज़ देखो ना, वो थोड़े बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड लगते हैं, मतलब कि वो अपने अंदर बहुत खोए हैं। हालांकि गलत बात नहीं है इतना, अपने मतलब अपना अगर सेल्फ ऑब्सेस्ड है, पर लेकिन थोड़ा थोड़ा मतलब अगर आप कोई आपसे बात कर रहा है, आप अपनी ही हर बात में मैं मेरे पास ये वो, मैं तो ऐसे करता हूँ, तो वो इतना रिलायबिलिटी नहीं रहती उस पर्सन की, इतना ट्रस्टवर्दी नहीं लगता वो। अगर आप 100 लाइनें बोल रहे हैं, चलो 3-4 में बोल लो, बार बार नहीं, है ना। तो मतलब कोई भी सेलिब्रिटी हो, उनको मतलब अपनी इमेज का पूरा ध्यान रखना चाहिए ऐसे। हालांकि अभिजीत भट्टाचार्य कहते रहते कि उन्होंने काफ़ी ज़िंदगी में स्मार्ट मूव्स लिए हैं। मैंने एक बार देखा था कि इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जब काम मिलना बंद हो रहा था, मतलब जो शाहरुख खान से उन्होंने एक इनका इंसिडेंट है, मैं आपको सुनाता हूँ। कौन सी फिल्म थी वो, एक फिल्म थी, रुको, शाहरुख सर की, ये नाम ओम शांति ओम। उसमें क्या था ना कि जब फिल्म की स्क्रीनिंग हो जाती है ना, फिल्म कंप्लीट हो जाती है, लास्ट में कास्ट का नाम आता है, सबके नाम ऐसे ऐसे करके चलते रहते हैं। तो उसमें क्या है ना कि वो कहते कि मैं बैठा था, अभिजीत भट्टाचार्य सर बैठे थे, उनकी फैमिली बैठी थी, और हम इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा नाम कब आएगा कब आएगा। तो कहते लास्ट में, बाद में वहाँ छोटा छोटा लिखा आ रहा था, बिल्कुल एंड में, बैकग्राउंड आर्ट सिंगर्स अभिजीत भट्टाचार्य, सुनिधि चौहान, सोनू निगम, तो ऐसे ऐसे करके था। तो वहाँ पे सोनू सर भी बैठे थे, मैंने इंटरव्यू में सुना है उनके। तो कहते ये दादा ठीक नहीं हुआ, मेरे से गलत हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैं तो करने जा रहा हूँ वो, तुम लोग भी कर दो। कहते मैं तो सीधा शाहरुख सर को मैसेज किया, गेट लॉस्ट। बताओ, ऐसे करना चाहिए था उनको। मतलब सेल्फ ऑब्सेशन देख रहे हो आप, मतलब जिस बंदे को लोग उनसे एसोसिएट करते हैं, अपने अभिजीत भट्टाचार्य और शाहरुख खान, कितना काम किया अपने चलते चलते में, यस बॉस में, फिर अपना कौन सी थी, मतलब अच्छे 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 गाने गाए ना, जैसे तौबा, तुम्हारे इशारे, मैं हूं ना में, इतने सारे गाने गाए। मतलब एक यूनिक कॉम्बो है। बादशाह में इतने सारे इनके साथ गाने, दिल को धक धक करता है, अब वो लड़की सबसे अलग है। और उसके बाद मतलब वो कह रहे थे कि फ्रस्ट्रेट हो गए थे ऐसा कुछ। और उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि मैं शाहरुख खान की वॉइस बन बन के फेडअप हो गया हूँ, लोग यही कहते रहते हैं, इसलिए मैंने उनको ऐसे किया। हालांकि पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है कि क्या, बट उन्होंने ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म थोड़ा रखना चाहिए था उनको, है ना। सो बेसिकली, और मतलब एज अ पर्सन उनको समझना मुश्किल है। वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट एज एन आर्टिस्ट, सिंगर, वो काफ़ी डेडिकेटेड है अपने काम के प्रति। मतलब वो सिंगिंग उनकी कमाल की है, करियर उनका मतलब ठीक ठाक है, ज़्यादा वो नहीं है, मतलब करियर काम कम है, अभी तो कम ही है। मतलब उस टाइम भी अगर टॉप के आर्टिस्ट से कंपेयर करें क्वांटिटी में, बट क्वालिटी वाइज काम किया है, इतने सही सही गाने दिए, क्वालिटी बहुत रखी है। और कंपैटिबिलिटी की बात करूँ तो अभिजीत भट्टाचार्य सर की कंपैटिबिलिटी किसी फीमेल सिंगर के साथ तो अलका याग्निक के साथ ही बेटर है। बाकी फीमेल सिंगर के साथ उन्होंने गाने गाए होंगे, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बट ज़्यादातर मैंने अलका याग्निक के साथ सुने हैं, तो मुझे लगता है अलका याग्निक के साथ ही उनकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है गाने में। और अलका याग्निक काफ़ी यूनिवर्सल सिंगर है वो, मतलब उनकी कोई भी सिंगर आप लो ना, 90s का, कुमार शानू ले लो, अभिजीत भट्टाचार्य, उदित नारायण, सोनू निगम, मेरी हमेशा प्रेफरेंस होती है कि जब भी उन्होंने किसी फीमेल सिंगर के साथ गाया तो मैं नंबर 1 पे अलका याग्निक मैम को ही रखता हूँ, क्योंकि ये फीमेल में अलका याग्निक मैम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी इन माई टर्म्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जैसे मान लो कुमार शानू लिखा है, साथ में कविता कृष्णमूर्ति लिखा है, तो अच्छी चीज़ है। कविता कृष्णमूर्ति इज ऑल्सो गुड सिंगर, बट कुमार शानू एंड अलका याग्निक इज एन इमोशन। उदित नारायण, साधना सरगम, उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, ठीक है, अच्छे सिंगर्स हैं, बट जो उदित नारायण, अलका याग्निक, ये जो चीज़ है ना, ये जो एक डुओ है, जो ट्रेडमार्क बन जाता है, एक सिंबल बन जाता है ना, उस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, ये चीज़। और क्या बोलूँ अभिजीत भट्टाचार्य सर के बारे में, क्या बोलूँ, इतना रखूँ, ठीक है, अभी इतना ही रखता हूँ। और ये एल्बम जो मैंने आपको बताया था, तेरे बिन, ये सुन लेना, स्पॉटिफाई पे सुन लेना, यूट्यूब पे सुन लेना, बहुत अच्छे अच्छे गाने आप लोगों ने सुने हैं, गाने हिट गाने हैं, बट क्या है कि ध्यान से सुनो, ठीक है। और क्या है कि वीडियो पे हमेशा ध्यान दिया करो। मैं हमेशा गाने की वीडियोग्राफी पे ध्यान देता हूँ, क्योंकि गाना तो बन के तैयार हो, गाना हमने सुन लिया, बट उसको जो है सॉन्ग डायरेक्टर ने, जो वीडियो शूट करा रहा है, वीडियोग्राफी वाला है, उसने उसे कितना बखूबी तैयार किया है। मतलब जो बीट्स हैं, या फिर जो मान लो जैसे कोई ऊंचा सुर लग रहा हो,
तो बड़े शॉट्स ले जाएँ उसमें, मतलब कोई मान लो ऊँचा सुर कोई लगा रहा हो तो उसमें शॉट्स बड़े का मतलब उसमें ज़्यादा चीज़ें दिखें, है ना, ताकि लगे कि हाँ बहुत दूर से आवाज़, दूर से कोई गा रहा है, तेज़ गा रहा है और दूर से आवाज़ें आ रही हैं, इस टाइप का कुछ। और लोकेशंस देखता हूँ, मतलब उस टाइम लोकेशंस ना मैक्सिममली क्या था कि रिपीट करते थे। जैसे मैंने बताया था ना स्विट्ज़रलैंड वाला सीन बॉलीवुड में पिछली बार की, बॉलीवुड की हर फिल्म 90s में, फिल्म भले ही इंडिया में हो पर गाने स्विट्ज़रलैंड में। जैसे वो चोरी चोरी चुपके चुपके, वो तो फिल्म भी स्विट्ज़रलैंड में शूट हुई थी, गाने भी स्विट्ज़रलैंड में हुए थे। और अपने ये कौन सा था अपना DDLJ, और सलमान खान की कितनी मूवीज़ हैं, शाहरुख खान की कितनी, आमिर खान की, मतलब वो स्पेसिफिक जगह थी वो गानों को शूट करने के लिए, मूवीज़ को शूट करने के लिए ऐसे। और अभिजीत भट्टाचार्य इज़ अ मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ है 90s के सिंगर्स में। ऐसा मान लो कि अगर आप 90s के टॉप के गाने निकालोगे, टॉप के बिल्कुल, मतलब जो एक ट्रेडमार्क है, एक सिंबल है, तो मुझे लगता है अभिजीत भट्टाचार्य के 3 सिंगर में डिवाइड करेंगे, कुमार शानू, उदित नारायण और अभिजीत भट्टाचार्य। तो आई थिंक कुमार शानू के उसमें आप 40 गाने रख लो, उदित नारायण के आप उसमें कितने रख लो, 30 गाने, 30, ठीक है, 30 रख लो। और अपने अभिजीत भट्टाचार्य की भी 30 रख लो, या फिर ये भी सकता है कि कुमार शानू के 50, कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, उनके जो गानों की क्वांटिटी है ना वो बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो उसमें आप 50 रख लो। उदित नारायण के आप 30 रख लो और उनके अभिजीत भट्टाचार्य के 20 रख लो। और मुझे लगता है आप इस क्वांटिटी से बिल्कुल मतलब वो नहीं करेंगे, मतलब एग्री करेंगे बिल्कुल। मैं उनको क्या उनका करियर वाइज बिल्कुल बताया, अगर ऐसे उनके टॉप 100 गाने निकलेंगे 90s के तीन सिंगरों के, तो शायद यही रेशियो हो सकता है ना। और बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ काम किया इन्होंने, जतिन ललित के साथ कर रखा है खिलाड़ी मूवी में, नदीम श्रवण के साथ किया है उसमें धड़कन में, मतलब इन म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ बहुत फिल्मों में करा है। बट मैं एक आध फिल्म का नाम लूँगा अभी। और कौन थे, जतिन ललित थे, नदीम श्रवण थे, अनु मलिक थे 90s में, और एक थे ना वो, काफ़ी म्यूज़िक डायरेक्टर थे यार, मेरे को नाम, मलिक, जतिन ललित, ऐसे मुझे याद आ जाता है, पर कैमरा खोल के बैठा तब सब कुछ याद नहीं आता। ठीक है, तो आज का इतना ही करते हैं, एंड बाय बाय बाय। चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, अभिजीत भट्टाचार्य को सुनो, 90s के गाने सुनो, जेनजी वालों प्लीज़ 90s के गाने सुनो यार प्लीज़। आप ही के देश के सिंगर्स हैं, मैच्योर पर्सन्स हैं, राइटिंग पर फोकस करो। आज की अपबीट वाले जो सिंगर्स हैं सुनो, कोल्ड प्ले सुनो, दिलजीत दोसांझ सुनो, अपना टोनी कक्कड़ सुनो, सब सुनो। बट ये भी तो याद रखो ना कि वो भी एक दौर था, वो भी गाने बने थे, वो भी हमारे ही आर्टिस्ट थे। आप लोग जेंजी वालों पता नहीं उन गानों से इतना क्यों भागते हो। भले ही वो गाने आप ही के फेवरेट स्टार के हैं, शाहरुख खान के, अक्षय कुमार के, 1993 के, 1994 के, 99 के, 2005 के, बट आप पता नहीं अभी जो म्यूज़िक ट्रेंड चला है ना बिल्कुल ही अलग ही चल रहा है भाई। मैं परेशान हो गया हूँ बिल्कुल, अजीब सा है, मतलब किसी का डोमिनेंस ही नहीं है। मैं बताता हूँ क्या करते हैं लोग, वो गाना लगा दिया, वो सुन लिया, पूछूंगा किसने गाया है, बोलते पता नहीं है, सुन रहे हैं। अरे ऐसे मत क्या करो यार प्लीज़। अब आप मुझे पूछोगे कि गाना सुन रहे किसका, मैं कहूँगा कविता कृष्णमूर्ति का, है ना। अब पूछना कौन है, अब मुझे उनके बारे में इतना पता है ना, मतलब उनके इतने इंटरव्यू देखे हैं, इतनी वीडियोस देखी हैं, सॉन्ग रिकॉर्डिंग्स की वीडियोस देखी हैं, कौन कौन से गाने, कौन कौन सी फिल्म है, तो मन में खुद को अच्छा लगता है कि हाँ मतलब हमें पता है कि वो कौन है, उन्होंने क्या क्या किया लाइफ में, और हम मतलब उनसे खुद को एसोसिएट कर सकते हैं। अब गाना चल रहा है, लोग क्या कि बीट चल रही है, बस गाने की बीट अच्छी है, रोज़ सुबह शाम उसी को सुन रहे हैं, उसी को। अरे उसमें नहीं खोना है भाई, उस गाने के बनने की प्रोसेस को तो देखो जाके, उसकी सॉन्ग रिकॉर्डिंग्स ढूंढो। अगर उस गाने का कोई इंटरव्यू है उसको रिकॉर्ड करते के टाइम का, तो उसको देखो, उसका लिरिसिस्ट का इंटरव्यू देखो, उनकी थिंकिंग देखो किस टाइप की होती है, उनका मतलब जजमेंट का तरीका देखो ना। यू हैव टू उसको पे पूरा फोकस करो, उस गाने में ही नहीं घुसना। मतलब जो लोग उस चीज़ से एसोसिएटेड है ना, अपने को भी उन लोगों से थोड़ा एसोसिएट करो, उनके बारे में जानो।
दैट इज़ द मेन थिंग। पता करो नदीम श्रवण कौन है, अल्लू मलिक कौन है, जितिन ललित कौन है। जेंजी वालों, फोकस ऑन रियल ओजीज। ओके, बाय बाय।